अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 965 क्रिसमस से ठीक पहले मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लोरिडा से कली कोलंबिया के लिए उड़ान भरती है। बट विमान में कली पहुंचने से ठीक पहले कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से विमान में सवार 151 पैसेंजर्स एंड 8 क्रू मेंबर्स की जान चली जाती है, जिसके सर्वाइवर में ओनली 4 पैसेंजर्स को 8 घंटे की हार्ड रेस्क्यू के बाद बचाया जाता है। ऐसा क्या होता है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 965 के साथ? इस दिल दहला देने वाले क्रैश में एक मजबूर बाप के सामने उसके बेटे की जान चली जाती है, एक मजबूर बेटी के सामने उसके माँ बाप की जान चली जाती है, एंड सो ऑन। बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज केयर प्रकाश। वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेट 20 दिसंबर 1995। वेल सोफिस्टिकेटेड बोइंग 757 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 965 मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लोरिडा से 155 पैसेंजर्स एंड 8 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 पायलट्स के साथ अरागांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट कली कोलंबिया के लिए अपने तय समय से 2 घंटे लेट लोकल टाइम शाम 6:35 पे उड़ान भरती है। इसके फर्स्ट कैप्टन 57 वर्षीय निकोलस तफूरी होते हैं, जिन्हें टोटल 13,000 घंटे का इंक्लूडिंग 2260 घंटे बोइंग 757 में फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। वहीं सेकेंड पायलट 39 वर्षीय डोनाल्ड आर विलियम्स होते हैं, जिन्हें टोटल 6,000 घंटे इंक्लूडिंग 2286 घंटे बोइंग 757 में फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। फ्लाइट को ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 घंटे 40 मिनट में तय करनी थी कि फ्लाइट क्रिसमस के ह्यूज ट्रैफिक के कारण पहले ही 2 घंटे लेट हो चुकी थी, जो कि पायलट्स के लिए सही नहीं था, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे कली से वापस मियामी रिटर्निंग फ्लाइट लेकर आना था। तो इस क्रैश में फ्लाइट का लेट होना कहीं न कहीं एक फैक्टर निकलकर सामने आया था। कली पहुंचने से लगभग आधे घंटे पहले पायलट्स ने कली एटीसी से कांटेक्ट किया, जो कि उस टाइम कली एयरपोर्ट पे रडार अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि 1992 में फार्क टेररिस्ट ग्रुप ने कली एयरपोर्ट के रडार को उड़ा दिया था एंड कली एयरपोर्ट चारों ओर से माउंटेन से घिरा है, जिसकी वजह से यहाँ विमान आने से पहले एटीसी को विमान पे स्पेशल अटेंशन देना होता था। इसके साथ ही कली के साइड जाने वाली फ्लाइट्स के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में ऑटो रेडियो बीकन्स लगे होते हैं, जिसे आम तौर पे हम लैंडमार्क बोल सकते हैं। इट मींस फ्लाइट के ऑटो पायलट को इस तरह से रेडी किया जाता है जिससे कि फ्लाइट पहाड़ों के बीच में खुद से अपने लैंडमार्क को आइडेंटिफाई करता है एंड दिए गए लैंडमार्क की हेल्प से कली एयरपोर्ट की साइड अप्रोच करता है। सेम सिचुएशन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 965 के साथ भी थी। कली एयरपोर्ट के साइड अप्रोच करने से पहले फर्स्ट पायलट निकोलस तफूरी ने कली एटीसी से कांटेक्ट किया, जिसमें एटीसी ने पायलट से यह पूछा कि वो फ्लाइट को रनवे 19 से सीधे अप्रोच करेंगे या रनवे 01 के थ्रू फ्लाइट को घुमाकर कली के साइड अप्रोच करेंगे। रनवे 19 का डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट था, बट बीच में कुछ माउंटेन्स थे जहां पे एटीसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पायलट को गाइड करें। ऑब्वियसली स्ट्रेट होने की वजह से यहाँ पायलट जल्दी पहुंच सकते थे। वहीं रनवे 01 पे आने के लिए पायलट को थोड़ा टाइम और गंवाना पड़ता, बट उस वे में माउंटेन नहीं थे। लेट होने की वजह से पायलट तफूरी ने रनवे 19 पे जाने का डिसीजन लिया एंड ये डिसीजन इस क्रैश का मेजर कारण बन गया, क्योंकि फ्लाइट जिस एल्टीट्यूड पे उड़ान भर रही थी उस एल्टीट्यूड से रनवे 19 का डिस्टेंस काफी कम था, जिसकी वजह से पायलट ने फ्लाइट के स्पीड ब्रेक को अप्लाई किया। इसके साथ ही एटीसी ने पायलट को यह निर्देश दिया था कि जब भी फ्लाइट कली के फर्स्ट वे पॉइंट टुलुआ के पास पहुंचेगी तो पायलट उन्हें इन्फॉर्म करें। तो एयरक्राफ्ट स्पीड ब्रेक अप्लाई करने के बाद पायलट तफूरी ने फ्लाइट के मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल डेटा को वैनिश आउट कर दिया, जिसकी वजह से वो टुलुआ के लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए।
क्योंकि FMS इट मीन्स फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में तुलुआ की लोकेशन वैनिश आउट होने के कारण कैप्टन तफूरी फ्लाइट में प्रोवाइड मैप पे तुलुआ फाइंड करने लगे। इस टाइम फ्लाइट की स्पीड 5 माइल पर मिनट थी, जिसकी वजह से तुलुआ मैप पे आइडेंटिफाई करने के पहले ही फ्लाइट तुलुआ क्रॉस कर चुकी थी। तो दोनों पायलट्स इस कंडीशन में कंफ्यूज्ड हो गए एंड उन्होंने तुलुआ के नेक्स्ट वे पॉइंट रोजो जाने का डिसीजन लिया। इसके लिए कैप्टन तफूरी ने फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में R एंटर किया, क्योंकि फ्लाइट की ये नॉर्मल स्टैंडर्ड होती है कि नियर वाइज वे पॉइंट फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में फर्स्ट नंबर पे शो होते हैं एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है बाकी सेम लेटर से अवेलेबल वे पॉइंट्स उसके नीचे दिखाए जाते हैं। बट फ्लाइट 965 के केस में यह बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रोमियो NDV नॉन डायरेक्शनल बीकन अपीयर हुए थे एंड इस बात से अनजान पायलट तफूरी इस अपीयर्ड वे पॉइंट को बिना देखे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन कली के अपोजिट ईस्ट के साइड बोगोता की ओर होती है। इस एक्सेस को देते ही फ्लाइट अपोजिट डायरेक्शन में ईस्ट के साइड मुड़ जाती है एंड बोगोता के लिए अप्रोच करने लग जाती है। इसके कुछ सेकंड्स बाद ही जब पायलट्स को यह समझ में आता है कि फ्लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो कैप्टन तफूरी फ्लाइट को इस डायरेक्शन से साउथ के साइड मोड़ने का डिसीजन लेते हैं एंड जब फ्लाइट साउथ के साइड मुड़ती है तब तक इसकी एल्टीट्यूड काफी कम हो चुकी होती है एंड फ्लाइट साउथ के साइड मुड़ने के साथ ही 9800 फीट के माउंटेन से टकरा जाती है। क्योंकि फ्लाइट की माउंटेन के साथ कोलिजन होने से पहले सेफ्टी अलार्म ट्रिगर्ड हो जाता है एंड इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट को तब भी क्रैश से बचाया जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे दोनों पायलट्स ने 28 डिग्री अबव वर्टिकली फ्लाइट को उड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन पायलट तफूरी ये भूल गए थे कि उन्होंने स्पीड ब्रेक लगाया हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट वर्टिकली ऊपर तो हो गई थी बट उसकी स्पीड काफी कम हो गई थी। यदि स्पीड ब्रेक उस टाइम पे रिलीज कर दिया जाता तो फ्लाइट 965 परफेक्टली उस वैली से ऊपर निकल जाती, क्योंकि फ्लाइट 965 का कोलिजन 8920 फीट की ऊंचाई पे माउंटेन के साथ हुआ था एंड माउंटेन की टोटल हाइट 9800 फीट की थी। तो यदि टाइम रहते फ्लाइट की स्पीड ब्रेक को रिलीज कर दिया जाता तो फ्लाइट नेक्स्ट बचे हुए 900 फीट इजीली क्रॉस कर सकती थी। इस क्रैश में 8 क्रू मेंबर्स के साथ 155 पैसेंजर्स में से 151 की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। इस क्रैश के टोटल सर्वाइवर्स ओनली 5 होते हैं, इंक्लूडिंग 1 डॉग। फ्लाइट 965 के क्रैश होने के बाद रिमोट एंड माउंटेन एरिया होने के कारण यहाँ रेस्क्यू टीम तकरीबन 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचती है एंड यदि रेस्क्यू में और भी ज्यादा टाइम लगता तो शायद 4 सर्वाइवर्स की भी जान जा सकती थी। इस क्रैश के बाद इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसमें रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ सिविल एरोनॉटिक्स, यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड दैट इज कॉल्ड NTSB, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, अलाइड पायलट्स एसोसिएशन, अमेरिकन एयरलाइंस, बोइंग कमर्शियल एरोप्लेन ग्रुप एंड रोल्स रॉयस इंजन्स के मेंबर्स शामिल थे। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सितंबर 1996 में इसकी फाइनल रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें कंप्लीट क्रैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट्स के ऊपर दी गई थी, जिसके कुछ पॉइंट्स इस तरह थे। फर्स्ट, पायलट्स की रनवे 19 को लेकर लैक ऑफ प्लानिंग। सेकेंड, फ्लाइट ऑटोमेशन पे डिपेंड होना। थर्ड, ATC के निर्देश को इग्नोर करना। फोर्थ, कली की सिचुएशन जानते हुए भी लैक ऑफ अवेयरनेस। फिफ्थ, फ्लाइट को बोगोता के साइड अप्रोच करने के बाद रेडियो नेविगेशन से कांटेक्ट नहीं करना एंड सो ऑन। बट क्रैश के लिए जिम्मेदार कोई भी हो एंड गलतियां जितने भी हो, रिजल्ट एक ही था, 159 लोगों की डेथ इंक्लूडिंग पायलट्स। आपका क्या मानना है, किसकी गलती इस क्रैश में सबसे ज्यादा थी, पायलट्स की या ATC की, जो रडार के बिना ही पायलट के ऊपर डिपेंड होकर प्लेन को ऑपरेट कर रहा था? क्योंकि एक पॉइंट ये भी है, यदि कली एयरपोर्ट पे रडार लगे होते तो शायद कली ATC फ्लाइट को देखते हुए पायलट्स को निर्देश दे सकता था। कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।